तो जय हिंद बच्चों। आज हम लोग हिस्ट्री चैप्टर 2 का हम लोग आज लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे और इसमें जो भी होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वो भी करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये पार्ट थर्ड में आपको क्वेश्चन मिलेगा। ये सब चैप्टर 2 का पार्ट थर्ड में पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिएगा, तब पार्ट थर्ड का क्वेश्चन बनाइए, तब आपको अच्छा समझ में आएगा और याद भी होगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि अशोक के धम्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अशोक का धम्म क्या था, उसका टिप्पणी लिखिए। तो देखिए ध्यान से, अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए कुछ सिद्धांत बनाए। अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए कुछ सिद्धांत बनाए। इन सिद्धांतों को अशोक का धम्म कहा जाता है। इन सिद्धांतों को क्या कहा जाता है? अशोक का धम्म कहा जाता है। अशोक का धम्म सभी धर्मों का सार संक्षेप है। अशोक के अभिलेख संख्या 2 और 5 के अनुसार कम पाप, बहुत कल्याण, दया और दान ही धम्म है। समझ गए? चलिए हम लोग दूसरा सवाल पढ़ते हैं। बोलता मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त विवरण दे। मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त विवरण दे। तो देखिए, मौर्यकालीन इतिहास जानने के निम्नलिखित प्रमुख स्रोत हैं। कौन कौन है, ध्यान दीजिए। पहला स्रोत है साहित्यिक स्रोत। पहला क्या है? साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोतों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास के नाटक, बौद्ध साहित्य में दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्नो, दिव्यावदान, मंजूश्री मूल कल्प एवं जैन साहित्य में भद्रबाहु चरित्र एवं परिशिष्ट पर्वत प्रमुख है। ठीक है, तो अब इसका दूसरा देखिए, पुरातात्विक स्रोत। दूसरा क्या है? पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोतों में अशोक के अभिलेख, पाटलिपुत्र के राज दरबार का ध्वंसावशेष, सिक्के और विभिन्न प्रकार के औजार प्रमुख हैं। तीसरा देखिए, विदेशी यात्रियों के विवरण। तो ये सब जो था ना, ये बुलेट पॉइंट है। ये सब क्या है? बुलेट पॉइंट है। तो आपको क्वेश्चन के साथ ये बुलेट पॉइंट याद रखना होगा, तब इसका जो ये व्याख्या याद रखिएगा। तो फाह्यान और ह्वेनसांग के विवरणों से भी मौर्य काल के विषय में जानकारियां मिलती है। तिब्बती लेखक लामा तारनाथ की रचनाओं में भी मौर्य वंश पर प्रकाश पड़ता है। तो ये था सवाल दूसरा नंबर। अब तीसरा नंबर सवाल देखिए, बोलता चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन करें। चलिए देखिए, तो क्या सवाल था कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन करें। ठीक है, ध्यान दीजिए। बोलता समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय सिंहासन पर बैठा। किसके बाद? समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय सिंहासन पर बैठा। उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। उसने किसका उपाधि धारण किया? विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। उसने गुप्त साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया। उसने गुप्त साम्राज्य को क्या किया? सुदृढ़ बनाया। और उसमें मालवा, गुजरात और काठियावाड़ शामिल किए। उसने अपनी बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह मध्य दक्कन के वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया। इस वैवाहिक संबंध से चंद्रगुप्त को अपनी एरिया सेना को शकों के विरुद्ध इकट्ठी करने का अवसर मिल गया। उसके शासन काल में कला, साहित्य और विज्ञान का अभूतपूर्व विकास हुआ। कला साहित्य की प्रगति को देखते हुए इतिहासकारों ने उसके काल को स्वर्ण काल कहा है। तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि सातवाहन कौन थे? सातवाहन कौन थे? 4 नंबर सवाल है, सातवाहन कौन थे? तो देखते हैं इसका आंसर। बोलता दक्कन भारत में ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में सिमुक नामक व्यक्तियों ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे? गौतमी पुत्र सतकर्णी था। इसके शासक ब्राह्मण थे। यह एक मातृसत्तात्मक राजवंश था। इसी के काल में सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान की परंपरा शुरू हुई थी। तो सातवाहन के टाइम में जो ब्राह्मणों को भूमि दान की परंपरा शुरू हुई थी। अब ध्यान दीजिए, अगला सवाल है। अगला सवाल है मौर्यकालीन इतिहास के 4 अभिलेख स्रोत को लिखें। मौर्यकालीन इतिहास के
4 अभिलेखीय स्रोतों को लिखे। तो ध्यान दीजिए, तो मौर्यकालीन इतिहास के 4 अभिलेख स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला क्या है देखिए, 14 वृहत शिलालेखों जो कलसी, शहबाजगरी आदि से मिले हैं। दूसरा, मास्की गुर्जरा से प्राप्त लघु शिलालेख। तीसरा, गिरनार से प्राप्त लघु शिलालेख। चौथा, लौरिया अरेराज से प्राप्त स्तंभ अभिलेख। तो ये सब जो चारों है इसका अभिलेख निम्नलिखित है मौर्यकालीन इतिहास का। ठीक है, अब देखिए मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य का वर्णन करें। तो मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना इस समय के स्तंभ एवं दक्षिणी की मूर्ति है, यक्षिणी की मूर्ति है। सांची, सारनाथ आदि जगहों पर मौर्यकालीन स्तूप मिले हैं। इस समय मूर्ति निर्माण में गंधार एवं मथुरा शैली का विकास हुआ। अशोक द्वारा 84,000 बौद्ध स्तूपों का बिहार का निर्माण करवाया गया था। इस काल में पर्वतों को काटकर गुहा गृहों का भी निर्माण हुआ। बराबर की पहाड़ियों एवं नागार्जुनी पहाड़ियों में आज भी है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल बोलता है महाजन पद से आप क्या समझते हैं? महाजन पद से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, उत्तर वैदिक काल में जिस क्षेत्रीय राज्यों के उदय की प्रक्रिया आरंभ हुई थी वह 6ठी सदी ईसा पूर्व तक आते आते बड़े राज्यों में बदल गई। इन्हीं प्रभुता संपन्न राज्य को महाजन पद कहा गया है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 16 महाजन पद थे जो निम्नलिखित हैं। तो देखिए 16 महाजन पद कौन कौन था, ध्यान दीजिए। पहला था काशी, दूसरा कौशल, तीसरा अंग, चौथा मगध, पांचवा वज्जी, छठा मल्ल, सातवां छेदी, आठवां वत्स, नौवां कुरु, 10वां पांचाल, 11वां मत्स्य, 12वां सुरसेन, 13वां अस्मक, 14वां अवंती, 15वां गंधार और 16वां कंबोज। तो ये 16 हम लोग का पास जो था महाजन पद थे। अब देखिए इन महाजन पदों में वज्जी और मल्ल गणराज्य थे और शेष में राजतंत्रात्मक प्रणाली प्रचलित थी। इन महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली मगध था। सबसे शक्तिशाली कौन था महाजन पद में? मगध। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 8 नंबर बोलता गुप्तकालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डालें। गुप्तकालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डालें। तो गुप्त काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं का गुप्त काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं का उल्लेखनीय विकास हुआ। गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट की रचना आर्यभट्टियम सर्वप्रमुख है। गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट की रचना आर्यभट्टियम सर्वप्रमुख है। इसमें अंक गणित, बीज गणित तथा रेखा गणित की विवेचना है। आर्यभट्ट ने जो गणित लिखा था, रचना किया था, उसमें अंक गणित, बीज गणित तथा रेखा गणित की विवेचना है। शून्य का आविष्कार एवं पाई का मान 3.14 इन्होंने ही बताया। शून्य का आविष्कार और पाई का मान 3.14 किसने बताया था? आर्यभट्ट ने। किसने बताया था? आर्यभट्ट ने। ज्योतिष के क्षेत्र में पृथ्वी गोल है, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण आदि की जानकारी दी गई है। 12 मिहिर की रचना पंच सिद्धांतिक इसी समय की रचना है। आयु विज्ञान के क्षेत्र में चरक एवं सुश्रुत इसी समय हुए थे। नागार्जुन रसायन और धातु विज्ञान के प्रमुख ज्ञाता थे। चलिए अगला सवाल है 9 नंबर। अशोक के अभिलेखों पर टिप्पणी लिखे। ये सब सवाल आता है, अशोक के बारे में सवाल बहुत आता है, ठीक ना, ध्यान। तो अशोक के 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इन अभिलेखों का भारत के इतिहास में बड़ा महत्व है। इन अभिलेखों का भारत के इतिहास में बड़ा महत्व है। पहला क्या था, ध्यान दीजिए। अशोक के अधिकतर अभिलेख सीमांत क्षेत्रों में है। इसकी सहायता से हम अशोक के साम्राज्य की सीमाएं निश्चित कर सकते हैं। उसके अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि वह बौद्ध धर्मावलंबी था। उनके अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि वह बौद्ध धर्मावलंबी था। अशोक के अभिलेखों से उसके उच्च चारित्रिक विशेषताओं की जानकारी मिलती है। इन अभिलेखों में ज्ञात होता है कि अशोक के मिस्र, सीरिया
वर्मा और श्रीलंका के साथ बड़े अच्छे संबंध थे। इन अभिलेखों से यह भी ज्ञात होता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कौन कौन से साधन अपनाए। अशोक के अभिलेखों से मौर्यकालीन कला का ज्ञान होता है। अशोक के अभिलेखों से मौर्य कालीन का ज्ञान होता है। अब अगला सवाल है 10 नंबर, कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। तो कलिंग युद्ध का अशोक पर निम्न प्रभाव पड़ा। देखिए क्या किया। पहला नंबर, अशोक ने साम्राज्य विस्तार की नीति का परित्याग कर दिया। दूसरा, इसने अहिंसा, सत्य, प्रेम, दान, परोपकार आदि का रास्ता अपनाया। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। अशोक बौद्ध धर्म का क्या बन गया, अनुयायी बन गया। पहले मार काट पूरा करता था, जब बौद्ध धर्म अपनाया ना, इसने मार काट छोड़ दिया। इसको लगा कि ये जो मार काट कर रहे हैं ना, इससे कोई फायदा नहीं है, सही जिंदगी मायने में है बिना अहिंसा अपनाइए, अहिंसा की नीति। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पूरे देश के साथ साथ विदेशों में भी किया गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, समुद्रगुप्त की नेपोलियन से तुलना क्यों की जाती है, दो कारण बताएं। समुद्रगुप्त की नेपोलियन से तुलना क्यों की जाती है, दो कारण बताएं। तो चलिए, समुद्रगुप्त की नेपोलियन से तुलना की जाती है, इसके दो कारण निम्न है। पहला है विजयी अभियानों के कारण। पहला क्या है, विजयी अभियानों के कारण। अब देखिए, समुद्रगुप्त नेपोलियन के समान कई विजयी अभियान किए, आर्यवर्त, दक्षिणा पथ आदि क्षेत्रों पर विजयी पाई थी। दूसरा क्या है कि साम्राज्य की सुदृढ़ता के कारण। जिस प्रकार नेपोलियन के समय फ्रांस यूरोप का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य बना था, उसी प्रकार समुद्रगुप्त के समय गुप्त वंश को चुनौती देने वाला कोई नहीं था। अगला सवाल देखिए, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, उसका कार्यकाल बताएं। तो हर्यक वंश का संस्थापक राजा बिंबिसार था। जैन साहित्य में इसका नाम श्रेणी कहा गया है। इसका कार्यकाल 544 से 492 ईसा पूर्व था। इसी के राज में महान राजवैद्य जीवक था। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने इसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। 13 नंबर सवाल देखिए, मौर्यकालीन इतिहास के किन्हीं दो प्रमुख साहित्यिक स्रोतों के नाम बताएं। मौर्यकालीन इतिहास के किन्हीं दो प्रमुख साहित्यिक स्रोतों के नाम बताएं। ध्यान दीजिए, साहित्यिक स्रोतों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास के नाटक, बौद्ध साहित्य में दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्नो, दिव्यावदान, मंजू श्री मूलकल्प एवं जैन साहित्य में भद्रवाहु चरित्र एवं परिशिष्ट पर्वत प्रमुख है। अब देखिए, बोलता है किन्हीं दो गुप्तकालीन मंदिरों के नाम एवं स्थान को लिखें, या गुप्त काल के दो प्रसिद्ध मंदिरों के नाम बताएं। तो ध्यान दीजिए, गुप्त काल के दो प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन था। तो गुप्त काल के मंदिरों के नाम एवं स्थान निम्न है। देवघर के दशावतार मंदिर, देवघर के दशावतार मंदिर, यह गुप्त काल का मंदिर था। कौन, देवघर के दशावतार मंदिर। यह वैष्णव धर्म से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। देवघर का जो दशावतार मंदिर है, यह जो है वैष्णव धर्म से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। भूमरा का शिव मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, यह शैव धर्म से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। भूमरा का शैव मंदिर जो है, शिव मंदिर, यह शैव धर्म से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। अब लास्ट है लघु उत्तरीय सवाल का 15वां नंबर। तो बोलते पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने और कब की थी। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने 5वीं सदी ईसा पूर्व में किया था। इसने अपनी राजधानी राजगृह गिरिवत से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। तो आज ये लघु उत्तरीय प्रश्न हम 15 ठोक कर लिए। अब अगला सवाल हम लोग अगला जो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको दीर्घ उत्तरीय सवाल पढ़ेंगे।